नमस्कार मित्रों। आज 20 जून है। 20 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाती है। विश्व शरणार्थी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने खुशनसीब नहीं हैं कि जो जहाँ रहना चाहते वहाँ उनको रहने का सारी सुविधाएं मिल जाएं और वो वहीं पर रह जाएं। ऐसे बहुत लोग, कुछ लोग बदनसीब हैं जिन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ता, यायावर की ज़िंदगी जीना पड़ता और अपने मूल जगह से उखड़ के कहीं और जाके बसना पड़ता। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि इस भगवान की बनाई धरती पर जो मनुष्यों ने अलग अलग बाउंड्री खींच दिया है और अलग अलग देशों की सीमाएं खींच दी गई हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेटलेस पीपुल हैं, यानी कि उनको किसी देश की नागरिकता नहीं है। और ऐसे कोई 1, 2, 3, 4, 5 लोग नहीं हैं, ऐसे टोटल 42 लाख लोग हैं इस धरती पर जो स्टेटलेस हैं। कार्ल मार्क्स भी जो थे वो जब मरे थे तो उस समय उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं थी। यहूदियों को बहुत मारा गया यातना कैंपों में, ये तो इतिहास हर आदमी जानता है। हिटलर ने बहुत लोगों को मरवाया। तो इतिहास गवाह है कि यहाँ पर गृह युद्ध हमेशा छिड़ते रहते हैं और बहुत लोगों को विस्थापित होते रहना पड़ता और उसके चलते मानवता का लॉस होता है, मानवता मरती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बारे में भी सोचें। तो ये दिन वो दिन है जिस दिन हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाता है, हमें ये सोचने के लिए विवश किया जाता है, हमें यह बताया जाता है कि कम से कम उनके प्रति भी अपने दिमाग में संवेदनाएं ज़रूर लाएं जो इतने खुशनसीब ना हो सके कि जहाँ पर पैदा हुए, जिस मिट्टी में वो पले बढ़े, वहीं पर उनको रहने का ही, पूरा जीवन गुजारने का भी मौका मिल जाए। बहुत लोग ऐसे खुशनसीब ना हो पाए, तो उनके लिए भी हम सोचें, उनको अपना बाहरी समझ के उन पर से भेदभाव ना करें और ये समझें कि कभी ये विपदा हम पर भी बीत सकती है। तो अगर हम पर भी ऐसा होगा तो हमको कैसा लगेगा? तो अगर हमको अपने लिए ख़राब लगेगा तो उनके लिए भी ख़राब ज़रूर लगना चाहिए। ये मानवता का तकाज़ा है। तो ये दिन 20 जून का दिन मनाया जाता है ये रिफ्यूजी के लिए। और इस बार का जो थीम है वो थीम ये है कि ये सबको सोचना होगा। एवरीबडी शुड हैव दिस, है ना। तो सबको ये दिमाग में रखना होगा क्योंकि एक आदमी से, किसी एक संस्था से नहीं होगा, ये सबको मिलजुल के स्टेप लेना होगा तभी जा कर के हम। क्योंकि सरकार अगर किसी को बोल भी दिया कि ठीक है आप यहाँ पर आके बसिए, लेकिन उसको पूरा सब चीज़ वैधानिक दर्जा भी दे दे और अगर उसका जो वहाँ का जो लोकल निवासी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसको वो बहुत सारे ये का शिकार होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, रिफ्यूजी समस्या का बहुत सारा पहलू है। इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले जान लेते हैं इसका इतिहास। तो इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था संस्था। तो यूनाइटेड नेशंस हर काम के लिए अलग अलग इसका बना दिया गया है। इसको जो खासकर डील करता है रिफ्यूजी को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये कब बना था? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में ये बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल एक अंग अलग से बना दिया गया उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में विस्थापित हैं, जो शरणार्थी हैं, एक किसी न किसी कारण से भगा दिए गए हैं या फिर रहने सताए गए हैं। धार्मिक रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर उनके साथ जातियाँ हुई हैं तो उनको भागना पड़ा है, अपने मूल जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ा है। और जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बेसिकली वो डोलड्रम में है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से संस्था बनाया गया। और जब संस्था बनाया गया 1950 ईस्वी में, तो 1951 में एक कन्वेंशन इन लोगों ने बुलाया और उस कन्वेंशन में रिफ्यूजी का सारा कानून बना, इंटरनेशनल लॉ बना, जिसके द्वारा उसको गाइड किया गया। करीब करीब 140 से 142 मुल्कों ने उस पर साइन किया और फिर बाद में जाकर के 1967 में एक इसका प्रोटोकॉल बनाया गया और उस पर भी बहुत सारे मुल्कों ने साइन किया। लेकिन कुछ विशेष कारण से भारत इसका सिग्नेटरी शुरू से नहीं रहा। भारत ने इस संधि पर साइन नहीं किया और उसके अपने कारण है, उसकी मैं समीक्षा आगे करूँगा क्यों नहीं किया। भारत के पास अपना रीज़न है। और जो है कि 140 मुल्कों ने इस पर साइन किया और 140 या 142 मुल्कों ने इस पर साइन किया। तो
ये जो है कि और फिर ये नियम चल पड़ा। लेकिन नियम चल पड़ा, ये तो नियम बन गया ये रिफ्यूजी के लिए, और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफिस ऑफ फॉर द रिफ्यूजी, ये तो जिनेवा में खोल दिया गया। लेकिन कोई डे नहीं मनाया जाता था स्पेशली इसके लिए। लेकिन डे मनाने का चलन हुआ जब 2000 ईस्वी में एक बैठक हुआ। उस समय ये तय हुआ कि दिसंबर में के महीने में बैठक हुआ था, जिसमें कि ये तय हुआ कि भाई 2001 ईस्वी से ये एक दिन मनाया जाए। अब 20 जून का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे कबीलों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था, तो एक दूसरे से दूसरे देश में लोग मूव करते रहते थे। तो वहाँ पर 20 जून को वो लोग अफ्रीकन रिफ्यूजी डे मनाते थे। तो उसी 20 जून जो अफ्रीकन रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता था, उसको पूरे विश्व में चुन लिया गया कि हाँ, इस दिन जो है हम जो है पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए मना सकते, ताकि ये सबका पार्टिसिपेशन हो, लोग मिलजुल करके उन लोगों को हाथों हाथ लें, हृदय से स्वीकार करें, जो कि इतने खुश नसीब ना हो सके कि उनको अपना घर, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहीं पर उनको सब कुछ पूरा जीवन बीते, वो इतने खुश नसीब ना हो पाए। तो उनके लिए और लोग के मन में भी एक सहानुभूति पैदा हो, तो इसके लिए ये दिन का मनाना शुरू किया गया। 2001 ईस्वी से 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस हर साल। तो ये इसका कुछ इतिहास था। अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि अब इसका आंकड़ा क्या है, तो कहा जाता है कि हर 100 में से एक आदमी इस धरती पर शरणार्थी है। हर 100 में से एक आदमी इस धरती पर शरणार्थी है। तो ये आंकड़ा है, यानी इस धरती पर करीब करीब जो है आपको 8 करोड़ लोग 79.5 मिलियन, यानी कि करीब करीब ये आपका 79 जो है कि 7 करोड़ 89 लाख लोग जो हैं वो धरती पर शरणार्थी हैं। लेकिन शरणार्थी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम लोग उसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन उसका अलग अलग, उसको आप कह सकते हैं कानून के दृष्टिकोण से वो अलग अलग हैं। जैसे कानूनी रूप से शरणार्थी उन्हीं को कहा जाता है। शरणार्थी तो वैसे तो करीब करीब 26 मिलियन हैं, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं कि प्योर शरणार्थी हैं। बाकी लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, जो अप्रवासी होते हैं, जो काम के लिए आते हैं। जैसे मैक्सिको से लोग अमेरिका जाते हैं तो बहुत कष्टप्रद कंडीशन में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ वैसा ग्रीव जैसा नहीं छिड़ा हुआ है कि उसके लिए उनको भागने का, लेकिन वो उनको लगता है कि अमेरिका में ज़्यादा हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा अच्छा लाइफ होगा, तो वो वहाँ पर माइग्रेट करना चाहते हैं। तो वो है। कुछ लोग एसाइलम सीकर होते हैं, जो कि किसी खास चॉइस से वहाँ रहने आते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ उनको मदद करती है, उनको एसाइलम देती है, तो वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जिसको आईडीपी कहा जाता है। तो वो लोग होते हैं जो कि अपने ही घर में, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में ही वो एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो गए, तो किसी भी कारण से, जैसे कि कोई बीमारी फैल जाए या फिर बाढ़ आ जाए या फिर एग्रीकल्चर का ऑप्शन ख़त्म हो जाए, तो लोग उसके चलते भी माइग्रेट करते हैं। बंजर भूमि हो गया तो उसके चलते भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये बहुत सारा कारण है जिसके द्वारा लोग, लेकिन देखा गया है कि करीब करीब 80% जो ये घटना घटा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मोर देन 80% डेवलपिंग कंट्री का ही ये समस्या है रिफ्यूजी। डेवलप्ड वर्ल्ड में ऐसा हालत नहीं है, और मतलब कम है। और दूसरा चीज़ है कि लेकिन है कि डेवलप्ड वर्ल्ड के लोगों ने इसमें कंटिन्यूसली फंडिंग दिया, खासकर यूरोपियन यूनियन ने अच्छा खासा फंडिंग हमेशा देते रहता है। यूएनआरसी जो है कि करीब करीब इसके भी 16-17 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं हर जगह पूरे विश्व में, और इसका अच्छा खासा बजट है, अरब डॉलर में इसका बजट है। तो ये लोगों की मदद करता है और ट्रैकिंग करता है कहाँ कितने रिफ्यूजी हैं, वो किस हालात में रह रहे हैं, उनको फूड पैकेट और जो भी रहने सहने का सामान, वो घर बनाने का सामान, ये सब मुहैया कराता है। और जो भी असिस्टेंस हो सकता है वो असिस्टेंस भी दिलवाता है। इंटरनेशनल कोर्ट होता है, तो वो उसमें जो भी सिग्नेटरी हैं उनको वो कानून मानना है, और अगर कोई भेदभाव होता है तो वो फिर कोर्ट में भी मामला जाता है। तो ये तो हुआ कि भाई कितना संख्या है, क्या समस्या है। तो इसमें जो है करीब करीब आप ऐसे समझिए कि 2 करोड़ 7 लाख लोग जो हैं प्योर
रिफ्यूजी हैं जो उस डिफिनीसन के अंतर्गत आते। और ज़्यादातर जो रिफ्यूजी हैं उसमें करीब करीब 65% 4-5 कंट्री से ही आते हैं, जैसे कि सीरिया हुआ, जैसे कि अफ़गानिस्तान हुआ, जैसे कि आपका यूरोप अफ्रीकन कंट्री में है युगांडा, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ये सब जो हैं कि कुछ मुख्य 4-5 देश हैं जहाँ से कि ज़्यादा मात्रा में ये शरणार्थी एक जगह से दूसरा, सीरिया में तो खासकर सबसे टॉप पर सीरिया है कि सीरिया से जो है बहुत लोग शरणार्थी बन के अगल बगल मुल्कों में गए। खासकर जो है कि तुर्की जो है वो सबसे बड़ा रेसिपिएंट है जो शरणार्थी को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करता है और सिग्नेटरी भी है वो उसमें जो है कि जो ये प्रोटोकॉल है 1951 का जो प्रोटोकॉल है रिफ्यूजी पर यूएन का, तो उसके सिग्नेटरी भी हैं, तो इसलिए वो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। बहुत खासे लोग सीरिया से जर्मनी भी गए, जर्मनी भी उनको अच्छा तहे दिल से स्वागत करता है। हालांकि इधर हाल के दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं तो एंजेला मर्केल भी जो है वो हो गई थी कि नहीं, उन पर भी उंगली उठने लगा था कि भाई आप इसको चेंज कीजिए। और जब आए थे ट्रम्प का शासन शुरू हुआ ओबामा के बाद यूएस में, तो वहाँ भी जो है कि बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई कि ये जो है कि इलीगल इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ ट्रम्प ने बहुत कुछ बयान दिया। तो ये सब तो कुछ तथ्य है जो कि हमको कंसिडर करना चाहिए कि गंभीरता क्या है ये जानने के लिए कि हर 100 आदमी में से एक आदमी जो है आपका शरणार्थी इस धरती पर रह रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमको भी सोचना चाहिए। अब क्या है कि ये भारत का क्या सीन है, तो भारत में तो यह शरणार्थी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है। और जो है कि जैसे कि शुरू में पारसी लोग आए थे 16वीं शताब्दी के आसपास में, पारसी लोग आए, फिर यहाँ पर जब पार्टीशन हुआ तो उसमें भी करोड़ों लोग इधर से उधर गए, तो करीब करीब 30-35 लाख लोग पाकिस्तान से इधर आए थे और यहाँ से करीब 40-50 लाख लोग उधर गए थे, उस साइड गए थे। तो ये उसी में बहुत लोग नहीं जा पाए। तो अभी क्या है कि सरकार ने, हमारे यहाँ क्या है कि ये देश जो है, हमारा देश जो है 1951 जो रिफ्यूजी डिक्लेरेशन है यूएन का, उसका सिग्नेटरी नहीं है, उस पर साइन नहीं किया। जैसे कि हम लोग ने परमाणु अप्रसार संधि जो है, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो भारत ने उस पर भी साइन नहीं किया क्योंकि उसको भी ऑब्जेक्शन था उसमें भी। तो भारत का कहना ये है कि हम ऑलरेडी शरणार्थियों के लिए कर रहे हैं और हम फर्दर इमिग्रेंट को आमंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसे पड़ोसियों के साथ घिरे हुए हैं कि अगर हम इस प्रकार से शुरू कर देंगे तो हमारे अपने जो इंडिजिनस लोग हैं उनको उनके अधिकारों की अवहेलना होगी, इसलिए हम उस पर साइन नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप साइन कर लीजिएगा तो लॉ ऑफ डिफॉल्टमेंट जो है आप पर लागू होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई आ गया है तो आप उसको मूल देश में वापस नहीं कर सकते, अप्रवास आप नहीं करा सकते उसको। तो ये आप बन जाते हैं, इंटरनेशनल कानून से आप बन जाते हैं, आप उसको वापस नहीं भेज सकते। इसलिए भारत ने कभी उसको साइन नहीं किया, 1951 डिक्लेरेशन को कभी साइन नहीं किया। अभी हाल में हमारे यहाँ क्या है, नागरिकता कैसे मिलता है? अगर कोई अमेरिकन आकर के यहाँ पर आकर के यहाँ बच्चा पैदा कर ले तो वो बच्चा यहाँ का नागरिक नहीं हो जाएगा। बाई ये बर्थ यहाँ यहाँ नहीं मिलता नागरिकता, यहाँ पर आपको डिसेंट से मिलता है कि जो इनहेरिटेंस है आपका, आपके दादा रह रहे थे, आपके फादर रह रहे थे, तो उस ढंग से आपको नागरिकता मिल जाएगा। तो ये तरीका है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट स्पेशली आपको ग्रांट करेगी तभी मिलेगा। तो जैसे कि समय समय पर बहुत लोगों को नागरिकता यहाँ दिया गया, जैसे कि आपको 1959 के आसपास में आए थे जितने भी तिब्बतियन आए थे, जब चाइना उनको वहाँ से हटाया था, जो तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तो फिर वहाँ से दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा थे उनके साथ बहुत सारे करीब करीब 80-70 लाख लोग आए थे भारत में। जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों को बसाया था। और आजकल के जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो है कि धर्मशाला है, धर्मशाला में जो है कि उनको बसाया गया, मैक्लियोडगंज नामक जगह है, तो वहाँ पर उनको बसाया गया था। तो ये जो है कि अभी भी बड़ी मात्रा में वहाँ रहते हैं और धीरे धीरे करके उनको सरकार ने, और भी कर्नाटका में भी उनका, उड़ीसा में भी कुछ कुछ कैंप खोला गया। और तिब्बतियन मार्केट तो हर आदमी जानता है, हर जगह वो लोग रहते हैं। सरकार ने उनका जो है मदद किया और वो लोग लगभग यहीं के नागरिक हैं। वो एक इंडियन आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, कहीं भी जाना होता है उनको दूसरे देश तो सरकार उनको येलो कार्ड इशू करती है और येलो कार्ड से वो लोग ट्रैवल करते हैं कहीं भी। तो ये तो तिब्बतियन हो गया। फिर उसी ढंग से आपके बांग्लादेशी बहुत सारे लोग रह रहे हैं भारत में, और जो है कि करीब करीब 80-70 लाख, कभी कभी तो लोग कहीं कहीं आंकड़ा 2 करोड़ का भी है।
1 से 2 करोड़ लोग भी हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं। तो उसी में रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि वो बेसिकली एक बुद्धिस्ट कंट्री है बर्मा, म्यांमार। तो वहाँ पर से उन लोगों को वहाँ पर नहीं रहने दिया जाता और वहाँ से उन लोग को जब भगाया गया तो बहुत लोग बांग्लादेश गए, बहुत लोग इंडिया आ गए। तो अच्छे खासे रोहिंग्या भी हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग जो आए हैं तो करीब करीब डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं। अभी क्या है कि जब पार्टीशन से पहले जो वेस्ट बंगाल था आपका, जो ईस्ट बंगाल था, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था, जो बांग्लादेश बना, तो वहाँ पर करीब करीब 30% जो थे वो हिंदू थे। लेकिन अभी आंकड़ा घट करके 5% या 6% के आसपास पहुँचा हुआ है। तो ऐसा देखा गया था कि कहीं कहीं किसी किसी मुल्कों में जब धर्म के आधार पर जो डिवीज़न हुआ तो उसके हिसाब से कुछ मुल्कों में जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको थोड़ा तंग किया गया। तो जो भी हो, प्रताड़ित किया गया। तो उसकी वजह से वो लोग माइग्रेट किए इंडिया में और बहुत लोग नहीं आ पाए। तो उन्हीं को लाने के लिए सरकार ने अभी हाल में ये दिसंबर के महीने में 2019 में जो अमेंडमेंट लाया NRC एक्ट में, तो नागरिकता कानून में जो परिवर्तन किया, तो उसमें जो परिवर्तन किया तो उसमें कहा गया कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जो ये 3 कंट्रीज़ में रहते थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन लोगों को अगर वो लोग 2014 के दिसंबर से पहले आ चुके हैं भारत तो उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। और जो 2014 के बाद आए हैं तो उनको जो है कि अगर वो 5 साल रह जाएंगे तब उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो ये कानून लाया गया जिसका बहुत विरोध हुआ। तो जो भी हो, सबके अलग अलग रीज़न हैं। आपको बस रीज़न जानना है कि किसके पक्ष में क्या तर्क है, किसके पक्ष में क्या, ये आप अपना तय कीजिए कि भाई आपको क्या पसंद है, क्या होना चाहिए था। ये बिल्कुल वैयक्तिक मामला है, ये आप खुद तय कीजिए। लेकिन कुछ तर्क में पक्ष के भी हैं, कुछ विपक्ष के भी हैं, तो दोनों तर्कों को कम से कम जानना चाहिए, तभी आप डिसीजन लीजिए कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, ये सही था कि गलत था, ये आप खुद तय करें। लेकिन क्या है कि तर्क दोनों साइड का है। तर्क जैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का, बहुत सारे हिंदू लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि भाई भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा मानता है, हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। तो हम ये भेदभाव क्यों करें, कि हम इतना छोटा दिल क्यों दिखलाएं कि इसको नहीं आने दो, उसको नहीं आने दो। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि भाई हमारे लिए सब कुछ खुला होना चाहिए और हमको किसी से भेदभाव नहीं करना है, ये सेकुलर मुल्क है तो सब लोग को रहने का बराबर आज़ादी है। तो ये तो वो लोग तर्क देते हैं जिनका कहना था कि नहीं, आप सीधे बोलते कि जिसको भी आना है वो आ सकते। तो लेकिन इसमें जो लोग तर्क देते हैं कि नहीं, सरकार के जो पक्ष में हैं, उनका कहना है कि जो आखिर वहाँ जो उन लोगों को सताया गया वो तो धर्म के आधार पर सताया गया और ये धर्म के आधार पर ही डिवीज़न हुआ था। तो फिर आखिर अगर इतना ही चिंता है तो फिर आखिर ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये क्यों नहीं सेकुलर हो जाते? ये इनको भी तो जो है कि वो उनको भेदभाव बंद करना चाहिए, वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं या फिर नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बंद ये कर देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना, तो फिर वो लोग आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दोनों तर्कों में दम है, दोनों तर्कों में दम है। तो अब ऐसे आज दूसरी बात एक और भी है कि डेमोग्राफी आपका गड़बड़ाता है तो आतंकवाद का समस्या भी पैदा होता है। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो माइग्रेंट आए हैं वो कभी कभी कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ये उभर करके भी आता है न्यूज़। तो ये भी उन लोगों का तर्क में दम नज़र आता है कि भाई इलीगल माइग्रेंट्स को आपको यहाँ से बाहर करना है, तो बाहर करना है। तो अब क्या है कि इसमें कभी कभी राजनीतिक रंग दे दिया जाता, इसलिए क्योंकि इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि भाई यहाँ जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको भगाने की बात है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जो रह रहे हैं वो किसी भी धर्म के हैं, जो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं वो तो ऑलरेडी रह ही रहे हैं, उनको कोई ये निकालने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो धक्का लगता है अगर भारत को एक ऐसे मुल्क की छवि पूरे विश्व में बनानी है तो कि सही में वसुधैव कुटुंबकम, जिसको कि भाषण दे करके जो है कि विवेकानंद ने ताली बटोरा था कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो सबको समाहित कर सकता है। तो अगर इस ढंग से आप सोचिएगा तो आपको कहीं ना कहीं तो लोगों में स्वीकारता तो कम होती है, क्योंकि आप अगर सबको रखिएगा तो लोगों के नज़र में इज्जत बढ़ेगा आपका। एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में जैसे चाइना का इज्जत नहीं है, वहाँ पर मोनोपोली है, तो आपका ज़्यादा इज्जत बढ़ेगा। सब लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे कि हाँ आप ज़्यादा सहिष्णु हैं, ज़्यादा खुले दिल के लोग हैं। तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत तो होगा, लेकिन अगर आप बड़ा दिल रखिएगा तो वो दिक्कत बहुत छोटा नज़र आएगा। सोचने की बात है।
हालांकि उससे कुछ आपको कानूनी दृष्टिकोण से कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन है कि आपको एक सभ्य समाज में रहिएगा तो थोड़ा सा तो इज्जत बढ़ ही जाएगा आपका कि भाई देखो वो कितना परोपकारी देश है कि वो सबको आने देता बिना भेदभाव के। इतना हमको तकलीफ़ भी दिया। अगर जो है कि भारत अगर हिंदू बहुल मुल्क है तो हिंदुओं को दूसरे जगह तकलीफ़ भी दिया गया, लेकिन फिर भी हम इनको स्वीकारते हैं तहे दिल से। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके हृदय पर असर करता है बात। तो अगर आप उतना बड़ा उदार हृदय रख के रखिएगा तो दुनिया में तो आपका साख बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप संकुचित रहिएगा तो फिर तो ठीक है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आज का दुनिया ऐसा है कि कोई वर्ल्ड वार वाला बात नहीं है। वर्ल्ड वार अब दूसरे प्रकार का होगा, उस प्रकार का वर्ल्ड वार नहीं हो सकता जो पहले हुआ करता था। अब सब लोग समझदार हो चुका है। अब बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था और गरीबों के बीच में लड़ाई होगी, अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई होगी, पानी के लिए लड़ाई होगा, अन्न के लिए लड़ाई होगा। अब लड़ाई उस प्रकार से नहीं होने वाला है कि ये इसका सीमा वो ले लिया, उसका सीमा वो ले लिया। सबको पता है कि जो बंजर भूमि है उसको आप लेके भी क्या कीजिएगा, रहने दीजिए जिसके पास भी है। सोचने का फ़र्क है और अपना अपना विचार हो सकता इस पर। इसलिए मैंने कहा कि बस खाली जानिए कि दोनों के पक्ष और विपक्ष में क्या है। अब अपना फैसला आप खुद कीजिए। मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था। ये दोनों के मेरा यही कहना है कि दोनों के बात में दम है, दोनों के बात में दम है। जो पक्ष में है सरकार के कानून के और जो विपक्ष में है, दोनों के बात में दम है। तो दोनों की बात को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर जो कहते हैं सरकार के पक्ष में हैं तो उनको भी जो उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए अपने विभिन्न स्रोतों से, जो पाकिस्तान में हैं, जो अफ़गानिस्तान में हैं, जो बांग्लादेश में, कि सरकारों को बोलना चाहिए कि भैया पूरा दुनिया अब जो है कि इकट्ठे हो गया। जैसे कोरोना में क्या हुआ, सब लोग इकट्ठे आ गया। तो अब तुम ये भेदभाव क्यों कर रहे हो कि ये हिंदू मुस्लिम, सबको खोलो, सबको सेकुलर करो। दुनिया तो धीरे धीरे करके खुल रहा है, तो अब आप ये सब जड़ता क्यों रखिएगा। तो इन लोगों को भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि आप अपना ठीक है उन लोग मुल्कों को या बोलिए, तो वैसे केस में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी आपके सिंपैथाइजर हो जाएंगे कि नहीं वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं जड़ता तो वहाँ भी है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की सरकार भी कम से कम उतना खुला दिल का नहीं होना चाहती है। तो वैसे केस में जो है कि, और वैसे भी देखिए ये तो पॉलिटिकल भी चीज़ है। अब जिसको वोट लेना है तो आपको ध्रुवीकरण भी करना होगा। तो आपको कौन सा मुद्दा ज़्यादा ध्रुवीकरण से वोट दिलाएगा, तो पॉलिटिक्स तो इसी का नाम है। तो ये तो होगा, ये तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ मैटर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो लोग का काम ही वही है, तो करना ही होगा। कभी धर्म के आधार पर बांटना, कभी जाति के आधार पर बांटना, अलग अलग खेमेबाजी करके अपना वोट लेना और कभी सेंटीमेंट उभारना। अभी देखिए कोरोना था, कोरोना कुछ नहीं था, सिंपल सर्दी बुखार था, लेकिन जम के किया गया। खैर वो अलग मुद्दा है, हम तो 40 वीडियोस पर बना चुके हैं। आप हमारे ये में जा कर के करीब 30-40 वीडियो है। जो मरता है हार्ट अटैक से बोलता है कोरोना, मरता है ये हार्ट अटैक से बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से बोलता है कोरोना। तो कोरोना एक वैश्विक भ्रम था और एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के द्वारा वैक्सीन बेचने का हथियार था। सरकारों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब जब कोरोना के चलते अब सरकार के पास रीजन है। अब कोई नागरिक ये ना पूछे कि बेरोजगारी क्यों है, अशिक्षा क्यों है, ये क्वेश्चन ही ख़त्म कर दो। अब कुछ भी पूछेगा सरकार बोलेगा कोरोना है हम क्या करें, कोरोना है हम क्या करें। अब मौत के डर का शराब पिला दिया गया, सब लोग चित पड़ा हुआ है। क्या विपक्षी और क्या पक्षी, सब लोग तो सपोर्ट कर रहा था लॉकडाउन का। तो ये मैटर है। और अब देखिएगा कि जब वो ख़त्म हुआ तो अब नया बुखार देखिएगा कि हर देश अपने पड़ोसी देश से अब लड़ाई शुरू होगा। कोई राष्ट्रभक्ति का शराब पिलाया जाएगा कि भाई जनता जो है मताया हुआ रहे और मूलभूत प्रश्न सरकार से नहीं पूछे। मूलभूत प्रश्न से सरकार बचना चाहती है हमेशा। ये सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं केवल बीजेपी को कर रहा हूँ, ये कांग्रेस भी था तो वही काम कर रहा था। ये और मजबूरी है, वो तो करना ही होगा ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है। अब कहाँ से उतना है, अब एक विकास कीजिएगा तो 10 को विकास का मांग उठेगा। तो ये तो सरकार का मजबूरी है कि आपको किसी न किसी खेमे में बांटेगा, या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटेगा, या तो जो है कि आपको ये हिंदू मुस्लिम में बांटेगा। ये तो करेगा ही, उसका काम ही है। वो तो उसके लिए कुछ उसको दोषी ठहराना उचित नहीं है, उसका नेचर ऑफ जॉब है। लेकिन हमको अपने आप को इतना जागृत रखना है कि भाई हम किसी के झांसे में ना आ जाएं। हम आदमी को देखें, समझें, परखें, यहाँ कौन आदमी कैसा है, तब हम अपना वोटिंग राइट को इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। विश्व रिफ्यूजी दिवस है तो हमें, लेकिन इतनी बात तो है कि अगर हम अपने आप को मानव कहते हैं तो हमें केवल कहने से नहीं, हमें अपने
पूरे कर्तव्य से भी मानव होना होगा, और मानव का कर्तव्य है मानवता, और मानवता को अगर आप नहीं संजोइएगा तो कभी जब खुद का ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय आपको दिक्कत होगा। आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये नियम उसके लिए है, ये नियम उसके लिए है, हमारे लिए नियम नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। तो ये तो हमको देखना होगा कि हमें जो है कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कि सब लोग इकट्ठे रह सकें। निश्चित रूप से दिक्कत होगा, क्योंकि आतंकवाद का समस्या तो है, लोग, ये तो जेन्युइन समस्या है, लेकिन हमें उनको समझाना होगा, उनकी कमियों को उनको भी बात करना होगा। और दिक्कत तो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से दिक्कत है। कुछ कुछ चीज़ है जो ऐसा मुल्क है जिसमें कि तमाम अनेकताओं के बाद भी एक एकाकीपन है, तो ये, और भारत वो मुल्क है जो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, तो हमारी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और अगर हमें विश्व गुरु का तमगा हमेशा रखना है अपने साथ, जो कि होना ही है, क्योंकि भारत जब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा तो एरिया लेके आप क्या कीजिएगा, विचार तो मनुष्य में जन्मता है, और यदि आपके पास मनुष्य ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप ही रूल कीजिएगा धरती पर, और तो कोई रूल करेगा नहीं। आप ही का आदमी गूगल में भी बैठेगा, आप ही का आदमी माइक्रोसॉफ्ट में भी बैठेगा। जनसंख्या अभिशाप नहीं, जनसंख्या वरदान भी है। तो इसीलिए हालांकि आप देखिए कि जनसंख्या किस कीमत पर आप लाए हैं, तो बायोडाइवर्सिटी आपका ख़त्म हुआ है, 70% बायोडाइवर्सिटी मनुष्य ने ख़त्म कर दिया, उसी के कीमत पर मानव बढ़ा है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अलग अलग डेज़ वाले वीडियो में मैं से आप हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। अलग अलग डेज़ एक मौका है, जीवन के कई रंग हैं, तो हर डे हमें बताता है कि आपका ये पक्ष कमज़ोर हो रहा है, इसको मजबूत कीजिए। तो बस यही चीज़ है, तो हम बोर ना हो जाएं एक ही काम करते करते। तो ये हमको देश जो है अलग अलग ढंग से सोचने का पर मजबूर करता है। तो ये सब बातें थी जो आपसे कहना चाहता था। तो अगर इसके द्वारा आपके मन में थोड़ा भी प्यार उमड़ा हो किसी शरणार्थी के प्रति, उसको देख करके, क्योंकि हर 100 में से एक आदमी शरणार्थी है इस धरती पर, तो इस प्यार को ज़िंदा रखिएगा, उसको उगाए रखिएगा, उसको मरने नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदा है तभी मानवता ज़िंदा है। और अगर हमारे अंदर मानवता न रहे तो फिर हमारा रहना भी उस मशीन के रहने के समान हो जाएगा, जो कि बस उठता है जागता है, ऑन एंड ऑफ। हृदय ज़रूरी है ज़िंदा रहना, ताकि उम्मीद ज़िंदा रहे, ज़िंदगी ज़िंदा रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, मैं वैसे तो चेयरमैन HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लेकिन मेरा मानना है कि एक चिकित्सक तभी एक चिकित्सक हो सकता है जब उसको समाज, संस्कृति, ये सारे चीज़ों का, धर्म, अध्यात्म, ये सब चीज़ पर वो सोचता विचारता हो। क्योंकि केवल शरीर को ठीक नहीं करना, उसकी आत्मा को भी ठीक करना। कहा गया है, निदा फाजली ने कहा था, ये जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो समय तो लगेगा। ये जब आप हर चीज़ को जानना समझिएगा, तब आपको जो जीवन के प्रति एक अलग ही विहंगम नज़ारा दिखेगा, और फिर उसी में आपको मज़ा है। ज्ञान ही आनंद है, और आनंद ही ज्ञान है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। कुछ कमेंट हो तो कीजिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान, ये बात पहुँचे। और फिर मिलता रहूँगा। नमस्कार।